हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करण एजुकेशनल हब। आज हम जुड़ चुके हैं नई मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर। आज हमारा मॉक टेस्ट जो है वो है एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी के मैंने बोला था आपको कि मैं पुराने पेपर्स को सॉल्व करवाऊंगा, तो आज मैं सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। कल मेरे को आप इसी वीडियो में कमेंट करके बताओगे कि आपको पूरा फुल मॉक टेस्ट चाहिए जिसमें इंग्लिश, जीके और आपका मैथ्स और रीजनिंग भी होना चाहिए, चार की चार सेक्शंस। और अगर आपको सिर्फ सेक्शन वाइज चाहिए कि जैसे सिर्फ मैथ्स का हो जाए, फिर उसके बाद रीजनिंग डाल दो, फिर उसके बाद इंग्लिश डाल दो, तो वैसा भी आ सकता है। तो अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो आप इसको आगे शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आगे ऐसी वीडियोस लाने के लिए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये एसएससी जीडी का मैं पहले ही बता दूं आपको 14 फेब 2019 का शिफ्ट 12:30 से 2 बजे तक की शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर है। आप इसको ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन है इसके, पूरा मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एसएससी जीडी का जो आपका पेपर है 23 फेब को है। एक महीना रह चुका है, एक महीना पूरा मैं आपके सामने ये मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा। ये मैराथन चलती रहेगी, जितनी देर तक आपका पेपर होता है तब तक मैं ये मॉक टेस्ट लेके आता रहूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि आपको पूरा का पूरा मॉक टेस्ट चाहिए या फिर सिर्फ मैथ्स का अलग से, रीजनिंग का अलग से और बाकी सब्जेक्ट्स अलग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में मूव करते हैं। पाइप सी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। आपको ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया पाइप्स एंड सिस्टम्स का, कि एक पाइप सी है जो किसी टैंक को 12 घंटे में भर लेती है। तो आगे पढ़ते हैं। एंड पाइप डी कैन फिल द सेम टैंक, और पाइप डी जो है वो सेम टैंक मतलब उसी टैंक को इन 40 आवर्स 40 घंटे में भर लेती है। तो पाइप सी जो है वो 12 घंटे में भर लेती है, पाइप डी जो है वो 40 घंटे में भर लेती है। इन हाउ मैनी आवर्स, तो बताइए कितने घंटे में बोथ पाइप सी एंड डी टुगेदर, तो कितने घंटे में दोनों पाइप सी और डी टुगेदर का मतलब इकट्ठे कैन फिल द टैंक। तो आपको बोला गया पाइप सी जो है वो किसी टैंक को 12 घंटे में भर लेती है, पाइप डी जो है वहां पर वो 40 घंटे में भर लेती है। तो बताओ कितनी देर में टैंक फुल होगा अगर सी और डी दोनों मिल के इस टैंक को भरते हैं। तो हमें टाइम पूछा है, ऐसा है हमारे सामने क्वेश्चन। तो जब भी हमने ये क्वेश्चन निकालना होता है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसकी टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी। तो मैं आपको सिखा दूं, अगर किसी ने टाइम एंड वर्क मेरे से नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टाइम एंड वर्क की, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो, फिर इस वीडियो पे आ सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसको करना कैसे था। 12 और 40 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का छोटा सा तरीका मैंने बताया था कि दोनों में से बड़ा नंबर देखो, 12 बड़ा 40 बड़ा, 40 बड़ा। अब 40 12 के टेबल में नहीं आता, 40 का टेबल चलाओ। 40 दूने 80, 80 12 के टेबल में नहीं आता है। 40 3 का कितना होता है 120, 120 12 के टेबल में आता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 120। अब 12 कितने का 120 होता है 10 का। 40 कितने का 120 होता है 3 का। ओके, अब मेरे को निकालना था अगर दोनों मिल जाए तो कितने समय में ये टैंक को भर लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये मेरा आ गया टोटल वर्क। मान लो कि 120 लीटर की टंकी है, सी जो है कितनी एक घंटे में अगर 10 लीटर भर लेती है, डी जो है वो एक घंटे में 3 लीटर भर लेती है। तो बताइए कि कितना समय लगेगा 120 लीटर भरने में। अगर एक घंटे में ये 10 लीटर भर लेती है, ये 3 लीटर भर लेती है, तो दोनों अगर इकट्ठे खुल जाएं तो एक घंटे में तो 13 लीटर भरा जा रहा है। भरना कितना है 120। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 120 भरना था, बटे में एक घंटे में कितना भरते 13, तो 120 बटे 13 ऑर्स ये मेरा आंसर मैं बोल सकता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया मैं फिर से बताता हूँ। 12 घंटे में सी पाइप जो है वो भरती थी किसी टैंक को, 40 घंटे में पाइप डी जो थी वो किसी टैंक को भरती थी। दोनों का एलसीएम लेके मैंने निकाल दिया कि टोटल टंकी कितने लीटर है, वो आया 120।
अब 12 कितने का 120 होता है? 10 का। तो ये मेरा आ गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटे में कितना पानी भरने हो रहा है। डी की एफिशिएंसी वहीं पर आई 3 लीटर। 1 घंटे में दोनों मिलके कितना भर रही है? 13 लीटर। भरना कितना था? 120 लीटर। वैसे भी टाइम किसके बराबर होता है? टोटल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी थी? 120। कैपेसिटी दोनों की मिलके कितनी थी? 13। तो नीचे रख दिया 13। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू निकालना मेरे को 80 डिवाइड, तो ये मेरे पास आ चुका है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखते हैं, मेरे को दिया है 80 डिवाइड दिया हुआ है 40 माइनस दिया हुआ है 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ 1/3 डिवाइड 10/3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले साइड पे बोर्ड मास लिख लो। अगर आप बोर्ड मास लिख लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे करोगे? बी से होता है ब्रैकेट्स, ये जैसे आपको ब्रैकेट्स दिख रही है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी से होता है डिवीजन मतलब डिवाइड, एम से मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई, ए से एडिशन मतलब प्लस, और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, तो ये याद रखो इस चीज को, मैथमेटिक्स का ये बेसिक है कि डिवीजन से पहले ऑफ का मल्टीप्लीकेशन होता है। डिवीजन से पहले ऑफ का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा? ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए, बाकी वैसे का वैसा रखूंगा, 80 का 80 डिवाइड का डिवाइड, 40 का 40 माइनस 10 का 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ का ऑफ। अब ये देखिए, जब भी हमें डिवाइड करना होता है, जब भी हमें डिवाइड करना होता है तो डिवाइड के आगे अगर फ्रैक्शन हो तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करने पर फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, 3/10 हो गया। अब मेरे पास बचा क्या? 3 से 3 कटा, मेरे पास बचा 1/10। तो मैं क्या लिखूंगा? 80 का 80 डिवाइड का डिवाइड, 40 का 40 माइनस 10 का 10 माइनस 5 का 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ क्या आ जाएगा? 1/10। ठीक है। अब मैंने बताया था ब्रैकेट्स के बाद क्या होता है? ऑफ। ऑफ करेंगे तो ये मेरे पास ऑफ बचा हुआ है। ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो ऑफ करते हैं, तो 80 का 80 डिवाइड का डिवाइड, 40 का 40 माइनस 10 का 10 माइनस 5 का 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 1/10 कितना होगा? 4/10। ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसा ऑफ खत्म हो जाता है, ब्रैकेट खत्म, ऑफ खत्म, अब करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड किसको करेंगे? ये मेरे को डिवाइड दिख रहा, तो मैं डिवाइड कर लेता हूं। 80 डिवाइड 40 का मतलब क्या है? यहां पर मैंने लिखा 80, डिवाइड के अगली टर्म आ जाती है नीचे, कितना आ गया? 40। उसके बाद जब भी ये डिवाइड वाला आपको ऐसा दिया हो तो ये जो कटता है उसको काट सकते हो। कैसे? जैसे 5 1 का 5, 5 2 का आ गया 10, फिर यहां से 2 1 का 2, 2 2 का 4। तो मैंने लिखा 80 डिवाइड 40 आ गया माइनस 10 का 10, और यहां से माइनस कितना बच गया? माइनस बच गया मेरे पास 2 1 का 2 बच गया। अब यहां से काटूं तो 0 से 0 कट गया, 4 1 का 4, 4 2 का 8, तो मेरे पास बचा गया 2 माइनस 10 माइनस 2। अब देखिए, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, कट गया, मेरे पास बचा कितना? -10 बचा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। बड़े आराम से करिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो है बड़े आराम से करिएगा, इसको एक एक स्टेप करके करोगे तभी आपको समझ आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1200। किसी आर्टिकल का आपको मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस क्या होता है? ऐसे समझ लो कि किसी भी चीज पर एमआरपी जो लिखी होती है वो होता है उसका मार्क्ड प्राइस। मतलब कि जैसे मैं कोई चीज लेकर आता हूँ मार्केट से, ठीक है, जैसे मेरी होलसेल की दुकान है तो मैंने शोरूम से कहीं से लेके आनी है। चलिए, मार्केट प्राइस क्या होता है? मान लीजिए कि कोई चीज मैंने कंपनी से लेके आया, ठीक है,
वो मेरे को पता नहीं कितने की आई होगी, पर मैं वही रेट तो, जैसे मेरे को 100 रुपए की आई है तो मैं 100 रुपए का रेट पूरा का पूरा तो नहीं वही लगा के बेचूंगा। मैं तो इसको बढ़ा के लगाऊंगा कि जैसे मेरे को 100 की आई है, मैंने 400 का रेट लगाया, अब इसी पे कोई ना कोई मेरे को डिस्काउंट मांगेगा, मेरे को बोलेगा कि 100 रुपए डिस्काउंट दे दे, 150 रुपए दे दे, तो यहाँ से मैं 150 रुपए भी अगर डिस्काउंट दे देता हूँ किसी ना किसी को, तो तब भी मेरे को 250 की मैं बेचूंगा, मेरे को देखो फायदा ही होगा। 100 की लाई 250 की बेचूंगा। तो वैसे ही मार्केट प्राइस किसी चीज का कितना है, 1200 रुपए, हमें नहीं पता कि वो कितने की आई है, पर ये पता है कि उसके ऊपर जो रेट लगा हुआ है वो कितना है, 1200 रुपए है। एंड डिस्काउंट ऑफर्ड, डिस्काउंट है, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑफर्ड इज 31%। आपको डिस्काउंट दिया गया कितना, 31% का। इफ द प्रॉफिट इज 15%, डिस्काउंट देने के बाद हमें प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना है, 15% का। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, तो बताइए कॉस्ट प्राइस मतलब वो कितने की चीज आई होगी। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इससे ऐसे कर सकते हो, मार्केट प्राइस मेरे को दिया हुआ है 1200 इंटू, अब मैं मार्केट प्राइस पे 31% का डिस्काउंट दूंगा। कोई भी चीज कितनी होती है, 100% होती है, उसमें से अगर आप 31% माइनस कर लोगे तो चीज कितनी बच गई, 69% का आ गया नीचे 100। ठीक है, अब यहां पे ये 69% चीज बच गई। अब ये क्या था, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस अगर मेरे को पता है, उसने बोला कि 15% का प्रॉफिट है, अगर सेलिंग प्राइस इसके बराबर है तो 15% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट मेरे को होता है कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर अगर 15% का प्रॉफिट है तो मैं लिख सकता हूं इसको 100/115, क्योंकि 100 में प्लस हो जाएगा 115। ठीक है, तो यहां से मैं काट सकता हूं, जो कटेगा 100 से 100 कट गया, यहां से काटूं तो 23 के टेबल से 5 का होता है 115, 23 के टेबल से 3 का होता है 69। यहां से भी काटूं मैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बच गया 20, 5 चौक 20, 0 साथ में जो बच गया। यहां से 24 3 का होता है 72, 24 इंटू 3 72, जो 0 बच जाता था वो साथ में, तो कितने रुपए, 720 रुपए। चलिए इस क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको मार्केट प्राइस दिया गया था कितना, 1200 रुपये, डिस्काउंट आपको दिया गया था कितना, 31% का, उसके बाद आपको प्रॉफिट दिया गया था कितना, 15% का। तो देखिए डिस्काउंट जो है इसका परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 31/100 होगा। ठीक है, और प्रॉफिट को अगर मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखूं तो 15% का नीचे 100 आ जाएगा। अब इससे तो कटता कुछ नहीं है, ये तो अपना 31/100 का 31/100 ही रहेगा। अब डिस्काउंट है इसीलिए इसको माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर 15/100 को मैं काट के लिख सकता हूँ, 5 के टेबल से कितना, 3 का, 5 के टेबल से 20 का, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ +3/20। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो आपको फायदा देता है, इसलिए प्लस का। ठीक है, तो अब डिस्काउंट में नीचे क्या होता है, नीचे आपका होता है मार्केट प्राइस, ऊपर होता है आपका डिस्काउंट, और प्रॉफिट में नीचे आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर होता है आपका प्रॉफिट। तो डिस्काउंट का अगर मैं रेशियो लिखूं तो क्या होगा, मार्केट प्राइस कितना, 100, रेशियो यहां पे मैं लिखना चाहता हूं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना, 100 में 31 रुपए का आप अगर डिस्काउंट दोगे तो चीज कितने की बेचोगे, 69 की। और यहीं पर अगर मैं सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस लिखूं तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 20, मैं यहां पर लिखता हूं, उसमें 3 का फायदा किया, कितना हो गया, 23 हो गया। अब इसको मैं और सिंपल कैसे लिख सकता हूं कि आप इसका जो बीच वाली वैल्यू है इसको बराबर कर लिया करो। क्या मैं 23 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बराबर हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको भी 3 से, तो 23 इंटू 3 होता है 69, और यहाँ पे 20 इंटू 3 कितना होता है, 60 होता है। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, अब मेरे पास मार्केट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस,
अब रेशो क्या आ जाएगा, यहाँ से मार्केट प्राइस आ गया 100, सेलिंग प्राइस आ गया मेरा 69 और कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास कितना 60। अब आप निकाल सकते हो, आपको दिया गया था मार्केट प्राइस कितना 1200 रुपए। अब ये लिख चुके होगे आप, मार्केट प्राइस दिया था मेरे को 1200 रुपए, पर 1200 के कितने पार्ट थे 100 पार्ट थे। कितने पार्ट का वैल्यू 100 पार्ट का वैल्यू 100 से डिवाइड करो, इनटू आपने क्या निकालना था कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 60 पार्ट, कॉस्ट प्राइस के कितने हैं 60 पार्ट। तो यहां से 2020 काट लो, 12 6 का कितना होता है 72, जीरो जो बच गया वो 7। ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 4 नंबर्स आर इन द रेशो, 4 नंबर है उनका रेशो क्या है 2:5:3:8। 4 नंबर है, मैं मान लेता हूँ A रेशो, B रेशो, C रेशो, D। क्या रेशो है 2:5:3:8। चलिए मेरे को बताया गया है 4 नंबर इस रेशो में है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला 2 पार्ट का है, दूसरा 5 पार्ट, तीसरा 3 पार्ट, चौथा 8 पार्ट। ठीक है, 2:5:3:8 का मतलब पहले के इतने पार्ट, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने, चौथे के इतने। अब बोला इफ द सम, सम का मतलब होता है प्लस करना। सम किसका दिया हुआ है, सम ऑफ दीज 4 नंबर्स, इन 4 नंबर का सम मतलब प्लस करके कितना आता है 432। अब 432 जो दिया गया है वो क्या है, इन सभी को प्लस करके, तो प्लस करके देख लो 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 आ गया। मल्टीप्लाई बाय उसने क्या पूछा है, देन व्हाट इज द सम ऑफ। देखो मल्टीप्लाई में वो लिखा करो जो आपको निकालना है, नीचे वो लिखा करो जितने का ये वैल्यू होता है। 432 कितने का वैल्यू था, सबको प्लस करके, तो प्लस करके लिखा। मल्टीप्लाई में उसने बोला व्हाट इज द सम, सम मतलब फिर से प्लस करना, ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर। फर्स्ट आ गया ये, फोर्थ आ गया ये, फर्स्ट और फोर्थ नंबर को प्लस करो, कितना है ये 2 और ये 8, 8 और 2 10। बस इतनी सी बात। यहाँ से कटता है, काटेंगे 18 एकम 18, 18 2 का होता है 36, बच गया 7 2 72, 18 कितने 4 का होता है 72, 24 इंटू 1 24, 0 साथ में कितना आया 240। कौन सा ऑप्शन, मेरा सी ऑप्शन। आपसे पूछा गया है अ सम ऑफ 11,700 बिकम्स 16,848। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, तो सम के आगे जो भी लिखा होगा वो आपका क्या होगा प्रिंसिपल होगा। तो आपको प्रिंसिपल दिया गया है कितना 11700। इसको रेशो में लिखो, इसको निकालने का ये तरीका है। कितना बन जाता है 16,000। अब सम बन जाता है तो वो क्या है अमाउंट, अमाउंट कितना दिया हुआ है 16848, ये दिया हुआ है अमाउंट। कितने साल में, टाइम मेरे को दे दिया 2 साल का। एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हमेशा मैं बताऊंगा कि आपको किस में करना है, रेशो में करना है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब आपको साल में एक ही बार किस्त देनी है। देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इसको निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको, लंबा लंबा तरीका नहीं दिखाऊंगा मैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका दिखाऊंगा। देखो दोनों मेरे को दिख रहा है किसके टेबल से जाएंगे, यहाँ पे आपके टेबल सबसे ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। दूसरा आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, क्यूब्स आने चाहिए। तो टेबल अच्छे होने चाहिए, तो मेरे को सीधे सीधे दिख रहा है ये 13 के टेबल में आ जाता है, ये भी 13 के टेबल से आ जाता है। 13 के टेबल से 9 का कटा 117, 2 0 साथ में। अब 13 के टेबल से 1 का 13, 3 बचा 38, 13 2 का होता है 26, 12 बचा 124, 13 9 का होता है 117, 7 बचा 78, 13 6 का होता है 78। अब यहाँ से मेरे को दिख रहा है ये दोनों भी कट जाते हैं, तो इन दोनों को भी अगर मैं काट लूँ तो या तो मैं इनका स्क्वायर रूट कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि यहीं से कर लेते हैं, बाद में इतना काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 इयर्स का है तो यहाँ से याद रखो, अगर 2 इयर्स का है तो आप क्या लगाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे। क्या लगाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे। स्क्वायर रूट का मतलब 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, और 1296 किसका स्क्वायर होता है आपका ये आपका होता है 44 का, मैं भी 6 छिक्का 36 छिक्का 216 छिक्के, ये होता है 36 का।
और 1296 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 36 का स्क्वायर। अब यहाँ से काट लो, क्योंकि पहले काटने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यहाँ से इजीली कट जाएगा। यहाँ से देखो ये मेरे को सीधे सीधे दिख रहा है, ये किससे कट जाता है? 3 के टेबल से अगर मैं काटूँ, या फिर ये सीधा सीधा 1 की टेबल से काटूँ, 5 का कट जाता है, 6 का, 6 का 36, 6 5 का 30, 6 का 36। मेरे पास आया 5:6। अब प्रिंसिपल कितना? 5, अमाउंट कितना? 6। अब रेट क्या होता है? जो प्रिंसिपल पे आप पैसा कमाते हो, आपका प्रिंसिपल था 5, 5 पे 1 कमाया, कितना हो गया? 6। तो आपने 1 कमाया, किस पे कमाया? 5 पे। जब कोई भी चीज़ कितनी होती है? 100%। यहाँ से 5 1 का, 5 2 का 10, 20, तो मेरे पास आया 20% मेरा आंसर। देखिए बहुत आसानी से किया है हमने। प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट का रखो, जितना प्रिंसिपल दिया वो प्रिंसिपल रखा, जितना अमाउंट दिया वो अमाउंट रखा, काटा इनको किसके टेबल से? जिसके टेबल से आपको दिखता है जल्दी कट जाएगा। मैंने 13 के टेबल से देखा, 13 के टेबल से कट जाते हैं। 13 के टेबल से 9 का होता है 117, 2 साथ में, और यहाँ से ये कट जाता है 13 के टेबल से 1296 का, और यहाँ से मैंने इनको 2 साल का था इसीलिए स्क्वायर रूट किया। अगर 3 साल होता तो क्यूब रूट करता कि 900 किसका क्यूब रूट होता और 1296 किसका क्यूब रूट होता, तब वहाँ से करते। तो यहाँ मेरे लिए इजी था, मैंने क्या कर लिया, 900 किसका स्क्वायर रूट होता है? 30 का, और 1296 किसका होता है? 36 का। अब इनको रेशो में जब भी लिखते हैं लास्ट तक काटना होता है। मैंने इधर क्यों नहीं काटा? क्योंकि यहाँ से थोड़ा हेक्टिक था, काटना थोड़ा मुश्किल था, मैंने इसलिए अगले स्टेप में गया। तो यहाँ से 6 के टेबल से 5 का 30, 6 के टेबल से 6 का 36, मतलब प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ गया? 5 आ गया, और अमाउंट मेरे पास कितना आ गया? 6 आ गया। प्रिंसिपल 5, अमाउंट 6, मतलब प्रिंसिपल मेरा 5 था, उस पर मैंने 1 कमाया। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जितना आप प्रिंसिपल पे पैसा कमाते हो, आपने प्रिंसिपल पे 1 कमा के फिर अमाउंट 6 दिया, तो आपने 1 कमाया, किस पे कमाया? प्रिंसिपल पे। 1 प्रिंसिपल था 5 इंटू कोई भी चीज़ कितनी होती है? 100%। यहाँ से 5 2 का 10, 20 आया, 20% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या कहता है, देखते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम बड़े आसानी के साथ करते रहेंगे। चलिए आपको बोला गया है अ सम ऑफ ₹4650। सम ऑफ मैंने बताया था, सम के आगे जो भी लिखा जाता है वो आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 4650 इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का था, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीडी के एग्जाम्स में कंपाउंड इंटरेस्ट भी और सिंपल इंटरेस्ट भी। चलिए अगर सिंपल इंटरेस्ट पे 4650 रुपये दिए गए हैं, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 7.5% पर एनम, मतलब साल में एक ही बार, देन व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा फॉर 4 ईयर्स, तो टाइम आपको दे दिया कितना? 4 साल का। आपको बोला गया 4650 सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, कितने रेट से? 7.5% के रेट से, और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो मैं आपको बता दूं सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये किसके बराबर आ गया? प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल डालो 4650 इंटू रेट की जगह रेट डालो, कितना? 7.5 है। तो क्या मैं इसको 75/10 लिख सकता हूँ? देखो 75/10 क्यों? क्योंकि डेसिमल की जगह 1 लगा देते हैं, और जितने डिजिट आगे होते उतनी जीरोस। मेरे आगे कितना था? एक ही डिजिट था 5, तो मैंने एक ही जीरो लगाई। इंटू टाइम क्या है? टाइम 4 साल है, तो 4 का 4 रखा। अब जो फार्मूले का 100 होता है वो मैंने नीचे लगा लिया, कितना? यहाँ पे आ गया 100। ठीक है। अब जो कटता है वो काट सकते हैं। यहाँ से अगर मैं काटूँ तो 1 0 कट गया। अब मैं यहाँ से काटूँ तो 25 3 का होता है 75, 25 4 का होता है 100। फिर यहाँ से काटूँ 4 1 का 4, 4 1 का 4, मेरे पास बचा कितना? 465 मल्टीप्लाई बाई ये बचा 3, और नीचे भी कुछ नहीं बचा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 का 15, 1 कैरी, 6 3 का 18 और 1 19, 1 कैरी, 4 3 का 12 और 1
13, तो मेरा आंसर कितना 1395। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। देखिए बहुत आराम से निकालेंगे, बहुत आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उस पे चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा मैं। बोला गया है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड। आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एक सॉलिड क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्या होता है? इस तरह से होता है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता है इस तरह से। कोई भी आप बॉक्स देखते हो ना, वो किस शेप में होता है? क्यूबॉइड की शेप में होता है। इस तरह से होता है क्यूबॉइड। बॉक्स कोई भी देखो, जिस कमरे में आप बैठे हो वो भी क्या है? क्यूबॉइड की शेप में। उसकी लेंथ मतलब लंबाई कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। ब्रेथ मतलब चौड़ाई दी गई है कितनी? 12 सेंटीमीटर। और हाइट मतलब आपको ऊंचाई कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। आपको बोला गया इफ़ क्यूबॉइड इज मेल्टेड। मेल्ट मतलब उसकी वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम बोला गया है। वॉल्यूम आपको बोला गया क्या? क्यूबॉइड को मेल्ट मतलब पिघला के फॉर्म आइडेंटिकल क्यूब्स। क्यूबॉइड को बनाया किससे गया है? आपको आइडेंटिकल मतलब एक जैसे क्यूब्स से। क्यूब ऐसा होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। क्यूबॉइड में होता है लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है और हाइट आपकी अलग होती है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपकी अलग होती है। अगर मैं इस साइड को बोलता हूँ लेंथ है, ये वाली मैं कहता हूँ ब्रेथ है, और ये लंबी वाली आपकी क्या है? हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या होती हैं? इसकी अलग अलग होती है। क्यूब का क्या होता है? सारी की सारी बराबर होती है। क्यूब की सारी बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए आपको बोला गया कि इस क्यूबॉइड को पिघला के बनाया गया है। किससे पिघला के बनाया गया? आइडेंटिकल क्यूब्स मतलब सेम क्यूब जिनका बिल्कुल सेम पूरा स्ट्रक्चर था। जैसे आपको मैं बोलूँ छोटी छोटी गोलियों से मैं एक बड़ी सी बॉल बनाता हूँ, वैसे ही छोटे छोटे क्यूब्स से, ये क्या है? छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स हैं, इनको ऐसे पिघला के बनाया गया क्या? एक क्यूबॉइड बनाया गया है। तो कह रहा है क्यूब की अब जो साइड है, साइड ऑफ क्यूब आपको दिया गया कितना है? साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ 2 सेंटीमीटर है। देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्यूब्स? तो नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्यूब्स आपसे पूछेंगे कितने होंगे। देखिए समझाने में टाइम जाएगा पर निकालने में 2 मिनट में निकालेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन समझो। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दी क्यूबॉइड की। अब बताया गया है कि ये क्यूबॉइड जो बनाया गया किससे बनाया गया? ये क्यूब से पिघलाकर बनाया गया है। इन क्यूब्स को, छोटे छोटे क्यूब्स को पिघला के ये बनाया गया। अब बताओ कितने क्यूब्स लगे होंगे इस बड़े से क्यूबॉइड को बनाने में। तो ऊपर मैं रख लूंगा वॉल्यूम किसकी? क्यूबॉइड की। और नीचे वॉल्यूम रख लूंगा मैं किसकी? क्यूब की। क्योंकि अगर मैं बोलूं आपको कि एक टॉफ़ी 2 रुपए की है तो 100 रुपए की कितनी टॉफ़ीज आएंगी? आप बोलोगे सर 50 टॉफ़ीज आएंगी। कैसे पता चला? 100/2 रखा ना, तो अब तभी तो 50 आया। तो वही मैं कह रहा हूँ 100 रुपए की कितनी टॉफ़ीज आएंगी? अगर एक टॉफ़ी जो होगी उसकी कीमत तो नीचे आएगी ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट बटे में वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब, मतलब मैं उसको साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लिख सकता हूँ। तो यहाँ से लेंथ कितनी थी मेरी? 14 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी थी? 12 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी थी? 8 बटे में साइड कितनी थी? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 का 4 2 का 8, 8 से 8 कट गया, मेरे पास बचा गया 14 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 12 करो, 12 चौक 48, 8 4 कैरी, 12 का 12 और 4 16, कितना आया? 168। इतना सा आंसर है, बहुत इतना सा। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अगर नहीं समझ आया इसको रिवाइंड करके फिर से समझिएगा। देखो एक लाइन में निकलेगा आंसर। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जब मॉक टेस्ट लेते हैं तो यहाँ पर मेरे पास बहुत कम टाइम होता है आपको समझाने का। अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा एड्रेस है MLA गली वार्ड नंबर 6 नौशहरा में। आप मेरे से पढ़ने के लिए आ सकते हो, फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हो। पहली 3 डेमो क्लासेस हैं वो आप लेके फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया द टोटल वेट ऑफ 12 बॉयज़। 12 बॉयज़ मतलब 12 लड़कों का टोटल वेट एंड
8 गर्ल्स, 12 लड़के और 8 लड़कियों का टोटल वेट, मतलब टोटल एक पूरी क्लास में जैसे 12 लड़के हैं 8 लड़कियां, तो सबका वेट नाप के टोटल किया गया है, प्लस किया गया, कितना आता है 1080 kg, 1080 किलो। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ का एवरेज वेट कितना है 50 किलो, देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स क्या होगा, आपको मैं बता दूं, एवरेज किसके बराबर होती है, सम अपॉन नंबर। मैं लिख भी देता हूँ, सम अपॉन नंबर। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सम अपनी जगह पर रहे, ये नंबर यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सम जो है वो किसके बराबर, एवरेज इंटू नंबर के बराबर। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए जगह थोड़ी सी कम है इसीलिए मेरे को मिटाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 12 लड़के थे, उनका एवरेज कितना था 50 दिया हुआ है, लिखा 50, प्लस 8 लड़कियाँ थी, उसका एवरेज वेट मैंने निकाला है, उसको मैंने ले लिया x, किसके बराबर, दोनों को प्लस कर दो तो किसके बराबर आएगा, टोटल वेट के 1080, इसीलिए लिखा सम किसके बराबर, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो सम किसके बराबर, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, एवरेज ये मैंने x ले लिया इंटू नंबर कितना है 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, 12 पंजे होता है 60, 0 साथ में, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x किसके बराबर, 1080 के बराबर। अब यहाँ से 600 यहाँ पे प्लस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 1080 में से माइनस किया मैंने 600, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 8x किसके बराबर, 1080 में से 600 निकाला तो 480। तो यहाँ से अब मैं काट सकता हूँ क्योंकि बीच में इक्वल टू है, तो 8 1 का 8, 8 6 का 48, 0 साथ में, तो x मेरे पास सीधे सीधे कितना आया 60। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। पूछा गया द एवरेज वेट ऑफ ऑल द व्हीकल्स इन अ पार्किंग। एवरेज वेट दिया हुआ है सारी की सारी व्हीकल्स, मतलब क्या होता है गाड़ियाँ, तो गाड़ियों का जो पार्किंग में लगी हुई है उसका एवरेज वेट कितना है 4000 किलो, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 12 व्हीकल्स, एवरेज वेट कितना, 12 गाड़ियों का कितना है 6000। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। आपको बोला गया एवरेज वेट सारी की सारी गाड़ियाँ जो पार्किंग में लगी है उसका 4000 किलो। अब एवरेज वेट उनमें से 12 गाड़ियों का कितना है 6000। द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग व्हीकल्स, जो बच गई हैं 12 गाड़ियों का तो आपको दे दिया, बची हुई गाड़ियों का एवरेज वेट कितना है 3000। आपसे पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द पार्किंग, तो पार्किंग में और टोटल कितनी गाड़ियाँ, और नहीं मतलब टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं। जैसे ये एक पार्किंग है, इसमें ऐसे 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी 5 6 7 8 ऐसे करते 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 बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो उनमें से जैसे पहली 12 गाड़ियाँ जो हैं उनका एवरेज वेट बता दिया कितना 6000 है, इनका बोल दिया ऐसे 6000 किलो है, और बची हुई गाड़ियाँ जो ये बच गई हैं इनका बोला हुआ कितना है 3000 किलो है, और टोटल इन पूरी गाड़ियों का एवरेज वेट बताया हुआ कितना है 4000। तो इसको कैसे करेंगे, बोल रहा है कि टोटल बताओ कितनी गाड़ियाँ होंगी, तो इसको देखो कैसे करेंगे, आराम से देखेंगे कैसे करना है। यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ 12 गाड़ियों का एवरेज वेट कितना था 6000, प्लस जो मेरे को नहीं पता कि रिमेनिंग व्हीकल्स जो बची हुई गाड़ियाँ मैं उसको x ले लेता हूँ। अगर ये x मैंने ले लिया, x की वैल्यू निकल जाएगी, उसमें मैं 12 जोड़ लूँगा जो पहले वाली गाड़ियाँ हैं, तो x + 12 मेरे को टोटल गाड़ियाँ पता चल जाएंगी। चलो मैंने रिमेनिंग गाड़ियाँ x ली, उसका एवरेज वेट कितना है 3000, किसके बराबर, टोटल गाड़ियों का वेट कितना है 4000, और टोटल गाड़ियाँ कितनी है मैंने बताया अभी 12 पहले की, x मैंने बची हुई ले ली 12 + x, इसी के बराबर होगा कि 12 गाड़ियों का एवरेज, x वाली गाड़ियों का एवरेज, टोटल एवरेज आ गया 12 + x गाड़ियों का 4000, क्योंकि एवरेज मैंने बताया किसके बराबर होता है सम अपॉन नंबर के बराबर। तो यहीं से मैं सम बोल सकता हूँ किसके बराबर, एवरेज इंटू नंबर। तो ये देखो एवरेज कितना 6000, नंबर कितना 12, एवरेज कितना 3000, नंबर कितना x, एवरेज कितना 4000, नंबर कितना 12 + x। तो वही मैंने किया यहाँ पर। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो 12 छिके हो गया 72000 प्लस
x इंटू 3000 कितना होगा, 3000x किसके बराबर, 4000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 चौक 48, कितना आ गया 48, 3 0 साथ में प्लस 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4000x, 4000 को x से मल्टीप्लाई करो तो 4000x। अब यहाँ से देखो ये x वाले इकट्ठे कर लो और ये नंबर जो हैं ये इकट्ठे कर लो। अब 48,000 इधर प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 72,000 का 72,000 माइनस, अब ये 48 इधर प्लस का था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 48,000 माइनस का किसके बराबर। अब ये 4,000 का 4,000 मैंने लिखा x, अब ये 3,000 इधर प्लस का था, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3,000x। अब यहाँ से देखो मेरे पास कितना आया 72,000 में से 48,000 निकले तो 24,000 किसके बराबर, 4,000 में से 3,000 निकले तो 1,000 x के बराबर। कितने जीरो, 1 2 3 0 1 2 3 0 कट गए। मेरे पास x किसके बराबर आया 24 के बराबर। अब देखो x तो 24 के बराबर आ गया, मैंने बोला था टोटल व्हीकल्स किसके बराबर आएंगी 12 तो पहले की प्लस ये जो x की वैल्यू है कितनी 24, तो 12 और 24 कितने हो गए 36 गाड़ियाँ। तो कौन सा ऑप्शन मेरा बी ऑप्शन। आप छोड़ दे तो यहीं पर 24 तक नहीं छोड़ना है, आपने देखना है पहले की 12 भी तो थी, 24 तो अब निकली है बची हुई, 12 और 24 36। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर का डायगोनल कितना है 14 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है उसका डायगोनल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ, तो लेंथ कितनी होगी ऑफ द डायगोनल, किसकी डायगोनल की, ऑफ द स्क्वायर के डायगोनल की, हुज एरिया जिसका एरिया इज डबल मतलब दुगना ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, मतलब पहला स्क्वायर था ये 14 सेंटीमीटर वाला, तो इसके डबल किसी स्क्वायर का एरिया हो तो उसके डायगोनल की लेंथ निकालो। जैसे ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर का डायगोनल होता है एक कोने से लेकर दूसरे सामने वाले कोने को जोड़ने वाली सीधी लाइन को, सीधी रेखा को ही हम क्या बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को डायगोनल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ फर्स्ट डायगोनल जो मेरे को दिया हुआ है, फर्स्ट स्क्वायर जिसका डायगोनल मेरे को दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर जब डायगोनल दिया हो तो किसके बराबर होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। अब ये तो आपको पता चल गया स्क्वायर का डायगोनल कैसा होता है। अब एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर जिसका डायगोनल दिया हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा 1/2 इंटू डायगोनल कितना दिया हुआ है 14, तो 14 का स्क्वायर मैं लिखूंगा 1/2 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये आया ना मेरे पास 1/2 इंटू 196, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों मैं बताता हूँ। अब एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, सेकेंड स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, उसने बोला था डबल होगा, क्वेश्चन में क्या बोला था डबल होगा। डबल किसका ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर के एरिया के डबल। पहले स्क्वायर का एरिया कितना ये मैंने लिखा हुआ 1/2 इंटू 196, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आया 196। पर इस सेकंड स्क्वायर का एरिया होना क्या चाहिए, अगर डायगोनल निकालना है तो 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर किसके बराबर, ये इसका एरिया निकला हुआ है 196 के बराबर। क्या मैं लिख सकता हूँ डायगोनल का स्क्वायर 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई 196 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूँ डायगोनल का डायगोनल इक्वल्स टू ये स्क्वायर जो है इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बन जाता है अंडर रूट किसका 196 मल्टीप्लाई बाय 2। 196 मेरे को पता है किसका स्क्वायर होता है, ये 14 का होता है, 14 तो बाहर आ गया। अब 2 का स्क्वायर कोई नहीं होता तो 2 अंदर बच गया, तो 14 अंडर रूट 2। कौन सा ऑप्शन मेरा बी ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर
ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ मैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में मैं आपको कितना ही बता सकता हूँ एक टॉपिक के बारे में। देखिए जितना मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ मैं उतना बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर किसी ने मेरे से ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है तो मेरा एड्रेस है वार्ड नंबर 6 नौशहरा MLA गली। तो आप आके डेमो क्लासेस ले सकते हैं और मेरे से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। बाकी मॉक टेस्ट में मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पर इसमें जितना टाइम हो सकता है मैं उतने में ही आपको कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ। चलिए हम चलते हैं आगे। तो आपको बोला गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए 88 माइनस, चलिए इसको क्यों ना हम ऊपर कर ले, या आधा इधर करते हैं आधा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, पहले ऊपर वाला साफ भी कर लेते हैं, आधा नीचे करेंगे आधा ऊपर करेंगे। देखिए बोर्ड में जगह थोड़ी सी कम है, मैं इसकी भी कमी अभी पूरी करने जा रहा हूँ। अभी मैं चलो नहीं बोलूँगा, पर इस बोर्ड की भी कमी जल्द से जल्द ठीक की जाएगी। ओके, मेरा प्रॉमिस है आपसे, बोर्ड जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। बोर्ड की जो कमी है, छोटा बोर्ड है, इसको ठीक करेंगे। चलिए 88 का 88 माइनस 44 का 44 डिवाइड का डिवाइड 22 का 22 मल्टीप्लाई बाय 4 का 4 ऑफ का ऑफ ब्रैकेट का ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/4 डिवाइड 1/8। मैंने कहा है इन क्वेश्चंस को जब भी करते हैं साइड में लिखो बोर्ड मास। बोर्ड मास लिखा, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी से होता है डिवीजन मतलब डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई, ए से एडिशन मतलब प्लस, और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना है। मैं फिर से बता दूं, ये भी मल्टीप्लाई है ऑफ का, ये भी मल्टीप्लाई है, पर ऑफ का मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले होता है। चलिए वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, तो ब्रैकेट कौन सी, ये ब्रैकेट दिख रही है और ये वाली ब्रैकेट दिख रही है, तो दोनों इकट्ठी सॉल्व होंगी। तो मैं लिखूंगा 88 का 88 माइनस 44 का 44 डिवाइड का डिवाइड। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 4, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 88, 4 2 का 8, 4 2 का 8, 88। ऑफ का ऑफ, यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर भी क्या चलेगा, बोर्ड मास चलेगा। बोर्ड मास में भी सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे माइनस और डिवाइड है, तो देखिए सब्ट्रैक्शन बाद में होती है, डिवीजन पहले होती है, तो डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 1/2 का 1/2 माइनस का माइनस, 1/4 का 1/4। डिवाइड के आगे अगर फ्रैक्शन लिखा हो तो उसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और फ्रैक्शन को उल्टा कर लेते हैं, वो आ गया 8/1। यहाँ से जो कटता है वो काटेंगे, 4 1 का 4, 4 2 का 8, यहाँ से बचा 2। चलिए वैसे का वैसा रखेंगे। अब 88 का 88 माइनस 44 का 44 डिवाइड का डिवाइड, 88 का 88 ऑफ का ऑफ, यहाँ से मेरे पास क्या बचा 1/2 माइनस, यहाँ से बचा 2 1 का 2 अपॉन में 1 बचा, वो लिख दिया 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए डिवाइड दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है और ऑफ दिया हुआ है। उससे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते। तो 88 का 88 माइनस 44 का 44 डिवाइड का डिवाइड, 88 का 88 ऑफ का ऑफ, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस 2 2 का आया 4 अपॉन 2 1 का आया 2। ठीक है, चलिए अब ऊपर करते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ से 88 का 88 माइनस 44 का 44, यहाँ से डिवाइड का डिवाइड, 88 का 88 ऑफ का ऑफ। अब देखिए 1 माइनस 4 नहीं होता, 4 माइनस 1 हो जाता है। 4 में से 1 गया, 3 बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 3। ये छोटे छोटे बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कभी भी साइन लगाना है तो बड़े नंबर के साथ जो साइन लगा है वही लगाना है। अपॉन में 2 है तो यहाँ पे रखा 2। जब तक माइनस नहीं हटता तब तक ब्रैकेट मत हटाया करो। ठीक है, यहाँ से अब सिंगल वैल्यू है तो इसको ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 88 का 88 माइनस 44 का 44 डिवाइड का डिवाइड, 88 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 8 3 का 24, 2 कैरी, 8 3 का 24 और 2 26, 264 अपॉन 2। अब माइनस है तो माइनस साथ में। ठीक है, अब यहाँ से काट सकते हो, 2 के टेबल से 1 का, 2 के टेबल से 1 का, 2 3 का 6, 2 2 का 4, तो आया 132। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 88 का 88 माइनस 44 का 44 डिवाइड का डिवाइड कितना आया, माइनस 132।
2, क्योंकि ये जो माइनस था ये साथ में था, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे भी लेके आया। अब मैं यहाँ पे करूँगा 88 का 88 माइनस, अब देखिए बॉड मास में अब क्या होता है डिवीजन, तो 44 का 44 अपॉन में डिवाइड के अगली टर्म आ जाती है नीचे 132 माइनस का, ये लिखेंगे माइनस का 132 ब्रैकेट में। अब यहाँ से देखिए 44 का टेबल से काटोगे तो 44 1 का 44 3 का होता है 132, तो मेरे पास बचा क्या यहाँ पे 88 का 88 का 88 माइनस का माइनस, अब यहाँ पे बचा क्या, तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा -3। अब देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए, +1/3, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 लगा दो। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 88 × 3 अभी हमने किया था कितना आता है 264, प्लस 1 मल्टीप्लाई में 1 हो गया 1 अपॉन में 3 1 का कितना हो गया 3, तो 264 + 1 कितना होता है 265/3। ये आपका आंसर कौन सा ऑप्शन मेरा, ए ऑप्शन। अब आप बोलोगे सर इसकी शॉर्ट ट्रिक दे दो, तो शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, सिंप्लीफिकेशन आपको पूरा करना पड़ता है। और जीडी में मैं आपको बता दूं हर एक शिफ्ट में आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगी ही मिलेगी और इसी तरह की मिलेगी, तो आपको सिंप्लीफिकेशन में पूरा का पूरा ध्यान देना है। ये बॉड मास आप इसको हथियार बना लो, बॉड मास ही आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करवाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए 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 ये ऊपर वाला भी साफ कर लेते हैं अब। चलिए 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 क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होता है मैं बता दूं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है जिस प्राइस पे आप कोई चीज़ लेकर आते हो, सेलिंग प्राइस होता है जिस प्राइस पर आप कोई चीज़ बेचते हो। इसको समझना कैसे है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आप खुद को समझा करो दुकानदार हो तो जिस प्राइस पर चीज़ लेकर आओगे वो कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पर कोई चीज़ बेचोगे तो सेलिंग प्राइस। तो मेरे को बताया गया कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आर इन द रेशियो 7:5। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है कितना, 7:5 दिया हुआ है। मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब मैंने 5 की चीज़ लाई, सेलिंग प्राइस का मतलब मैंने 7 की बेची, 5 की आई 7 की बेची। अब मेरे को बोला गया व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। पहले तो मेरे को बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, 5 की लाई 7 की बेची, तो मेरे को फ़ायदा या नुकसान, फ़ायदा हुआ ना, 5 की आई 7 की बेच दी, 2 का फ़ायदा हो गया, तो मेरे को हुआ 2 का फ़ायदा। पहले तो बोलूँगा प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते, 2 का प्रॉफिट हुआ। अब मेरे को फ़ायदा या नुकसान किस पे होगा, मेरे को अपनी जेब पे होगा ना। मैंने 5 रुपये खर्चे थे, उसी पे तो मैंने 2 रुपये कमाए, तो मैं हमेशा फ़ायदा या नुकसान किस पे होगा, मेरे को अपनी जेब पे होगा। मैंने जेब से 5 रुपये खर्चे थे, 2 रुपये का फ़ायदा किस पे, 5 रुपये पे। कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100% होती है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ से काटोगे तो 5 1 का 5, 5 2 का 10, 0 साथ में, तो यहाँ से 2 का कितना होता है 4, 0 बच गया वो साथ में। तो प्रॉफिट कितना हुआ 40% का। कहाँ पे है, ए ऑप्शन, 40% का प्रॉफिट। द LCM एंड HCF, LCM और HCF ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का LCM और HCF दिया हुआ है 60 and 3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले का पहला डेटा, दूसरे का दूसरा डेटा। तो मतलब मेरे को LCM दिया हुआ है 60 और HCF दिया हुआ है कितना 3। बोला हुआ है इफ़ देयर डिफरेंसेस, मैं दोनों नंबर्स को ले लेता हूँ, एक A है दूसरा B है, तो बड़े में से छोटा माइनस करना, मैं ले लेता हूँ A बड़ा है B छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो बड़े में से छोटा माइनस किया, कितना आता है, उसने बोला 3 आता है। देन व्हाट विल बी देयर सम, मेरे को निकालना है A + B = 2, ये निकालना है। तो देखिए आप एक चीज़ पढ़ो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू
HCF के बराबर। ये एक फॉर्मूला है, दो नंबर्स जो हैं जिनका LCM और HCF होता है, अगर उन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF कितना 3 के बराबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ A मल्टीप्लाई B 6 3 का 18 180 के बराबर। देखिए यहाँ से चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए A माइनस बी मेरे पास 3 दिया हुआ है, A मल्टीप्लाई B दिया हुआ है 180। अब आराम से निकालेंगे, A प्लस बी निकालना है ना, तो मैं आपको बताता हूँ A प्लस बी की जगह A प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो। क्यों? क्योंकि जल्दी निकलेगा, ऐसे निकालोगे बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी। ये बहुत जल्दी निकलेगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, याद कर लो, A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB। आपने पढ़ा होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, वो सही है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, पर इसके भी बराबर होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB के, इन क्वेश्चंस पे लगाने के लिए। तो A माइनस बी तो मेरे को दिया हुआ है, किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो मैंने लिखा 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू AB मेरे को दिया हुआ है, A इंटू बी कितना 180, तो ये किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 18 चौके 72, तो 0 7 में 720, ये किसके बराबर है 729 के बराबर। अब ये किसकी वैल्यू है, A प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि A प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है 729 के, तो A प्लस बी किसके बराबर होगा, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता है अंडर रूट 729। 729 किसका रूट होता है 27 का। क्या आंसर आ गया, यही तो A प्लस बी तो निकालना था। व्हाट विल बी देयर सम, सम का मतलब क्या होता है प्लस करना, A प्लस बी निकालना था, तो वो कितना आया 27। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखिए 2 मिनट के अंदर अंदर निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कितने हैं 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी देयर ब्रेथ। तो आपको ऐसे बोला गया, ऐसे एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ मतलब लंबाई दी हुई है, कितनी है ये 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नीचे वाली साइड बताते हैं क्योंकि आपके लिए आसान होगा, मैं नीचे वाली साइड बताता हूँ। ये कितनी है 16 सेंटीमीटर है, और डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल मैं कौन सा ले लेता हूँ, ये वाला, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं डायगोनल। तो उसने बोला था डायगोनल की लेंथ कितनी है, ये वाली कितनी है 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर। आपको बोला गया ब्रेथ, ब्रेथ होती है ये वाली, तो ये निकाल के दो। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, रेक्टेंगल के सभी एंगल्स किसके बराबर होते हैं 90 डिग्री के। अगर मैं यहाँ से ये मिटा लूँ तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैं बता दूं ये 90 डिग्री के सामने वाली ये होती है हाइपोटेनस, जिस पे 90 डिग्री का एंगल बना ये होता है बेस, और जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो देखिए हाइपोटेनस क्या थी 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना था 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर निकालना है तो p का स्क्वायर, जो p की वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर। चलिए यहाँ से 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर 256 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से 256 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 400 माइनस 256 किसके बराबर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर। चलिए यहाँ से 400 में से 256 निकले तो 144 किसके बराबर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो किसके बराबर, अंडर रूट 144 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो 144 किसका रूट होता है 12 का, तो मेरा आंसर है 12। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। देखिए एक 2 मिनट के क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगता है, बाकी निकालने में अगर आप निकालोगे तो स्पीड बन जाएगी, 30 सेकंड में क्वेश्चन को निकाल लोगे आराम से, और आपको जीडी में स्पीड ही चाहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला हुआ है मनीष गोज टू हिज होम टाउन। मनीष अपने होम टाउन जाता है एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न मतलब वापस आता है टू हिज होम अपने घर एट अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। होम टाउन जाता है मतलब शहर वाले जगह पे जाता है कितना 40 किलोमीटर पर आवर, वापस घर आता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस जब आता है। तो डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड हिज होम टाउन, मतलब मैं ये ले लेता हूँ होम टाउन और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं उसका होम से होम टाउन की दूरी बोली हुई है कितनी, अभी बताया कितनी 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर बताई हुई है। इफ़ ही टेक्स टोटल 21 आवर्स, अगर जाके वापस आने में वो 21 घंटे लेता है तो टोटल टाइम मेरे को दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है 21 घंटे, ठीक है। और बोल रहा है फाइंड वाई निकालना है। तो जब आपको टोटल टाइम दिया जाता है मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, डिस्टेंस किसके बराबर होता है x इंटू वाई बटे में x प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्टेंस मेरे को पता है कितना है 360 किसके बराबर, x मतलब पहली स्पीड कितनी थी 40, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, y निकालना है तो मैं y का y रखूँगा अपॉन में x कितना है 40 प्लस y का y रखूँगा इनटू टोटल टाइम कितना है मेरे पास 21, ठीक है। अब यहाँ से जो कटता है वो काटोगे, ऊपर वालों को काटेंगे तो 0 से 0 काटा भी क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था। अगर प्लस है तो प्लस वाले में नहीं काटना, यहाँ से काटो तो 4 1 का 4 4 9 का होता है 36, और यहाँ से 9 और 21 भी करते हैं तो 3 कितने 7 का 3 कितने 3 का 9। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे कितना बचा 3 और इस साइड पे कितना बचा y और 7, y इंटू 7 कितना होता है 7y बटे में कितना बचा 40 प्लस y। अब ये 40 प्लस y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू 3 कितना होगा 120 प्लस 3 इंटू वाई कितना होगा 3y किसके बराबर 7y के बराबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 120 का 120, ये 3y यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 7y माइनस 3y। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 120 इक्वल्स टू 7 में से 3 गया तो 4y। तो यहाँ से मैं काट सकता हूँ 4 1 का 4 4 3 का 12, तो आया कितना 30, तो मेरे पास आया y इक्वल्स टू 30। अगर आपको वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा खुला लिख देता हूँ यहाँ पर कि इससे आगे क्या किया था मैंने। यहाँ पर देखिए मैं पूरा यहाँ से लिख देता हूँ फिर से, देखिए थोड़ी सी जगह कम है इसीलिए। डिस्टेंस था 360 इक्वल्स टू x था 40 प्लस वाई अपॉन ऊपर मल्टीप्लाई है अपॉन 40 प्लस वाई इंटू टोटल टाइम था मेरे पास 21 घंटे। तो यहाँ से काटा था मैंने 40 के टेबल से डायरेक्ट ही काट लो, या 0 से 0 काटा पहले, 4 1 का 4 4 9 का 36, यहाँ से काटा 3 के टेबल से 7 का, 3 के टेबल से 3 का 9। अब एक साइड पे मेरे पास यहाँ पे बचा 3 और उस साइड पे बचा मेरे पास 7 और यहाँ पे ऊपर बचा y अपॉन में बचा 40 प्लस y। यहाँ से ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 का 12 0 साथ में प्लस 3 इंटू वाई 3y किसके बराबर 7y के बराबर। अब 3y इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से 120 किसके बराबर 7y माइनस 3y, ठीक है। तो यहाँ से 120 किसके बराबर, 7 में से 3 गया 4y 4 1 का 4 4 3 का 12 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ये कौन आया y का वैल्यू आया। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सी ऑप्शन। याद रखो कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस जब तुम्हें टोटल टाइम दिया हो तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब 16 क्वेश्चन क्या कहता है, 16 क्वेश्चन में कहा गया है P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। P और Q मिल के किसी काम को कितने 20 दिन में करते हैं। इफ़ P अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। P अकेला इस काम को कितने 36 दिन में करता है। देन इन हाउ मैनी डेज Q अलोन डू द सेम वर्क। तो बताओ कितने दिन में Q अकेला इस काम को करेगा। तो पहले तो दोनों का एलसीएम ले लो। 20 और 36 में से 36 बड़ा है तो 36, इसका क्या कर लो टेबल चला लो। 36 20 के टेबल में नहीं आता तो 36 दूने कितना होता है 72, तो 72 20 के टेबल में नहीं आता। 36 कितने 3 का करोगे तो कितना हो जाएगा 108, 108 भी नहीं आता। 36 4 का करोगे तो 144, वो भी नहीं आता। 36 5 का होता है 180, 180 आता है 20 के टेबल में। तो दोनों का एलसीएम कितना आया 180। 20 कितने का 180 होता है 9 का। 36 कितने का होता है 5 का। अब मान लो कि P और Q दोनों मिल के एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं 9 कुर्सियाँ बनाते हैं। P अकेला कितनी कुर्सियाँ बनाता है 5 कुर्सियाँ बनाता है। देखिए P अकेला अगर 5 कुर्सियाँ बनाता है, यहाँ से मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, P अकेला अगर 5 कुर्सियाँ बनाता है, दोनों मिल के 9 कुर्सियाँ बनाते हैं, तो Q कितनी बनाता होगा 4 बनाता होगा, तभी तो 5 और 4 9 होते हैं। तो यहाँ से मेरे को Q की एफिशिएंसी मिल जाती है 4। तो मेरे को निकालना था Q के दिन, Q के डेज किसके बराबर अकेले, यही निकाला। देन इन हाउ मेनी डेज Q अलोन डू द सेम वर्क। तो डेज किसके बराबर होते हैं टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना बनाना था 180 कुर्सियाँ बनानी थी। बनानी अब किसने है एफिशिएंसी किसकी Q की अभी निकाली कितनी 4। 4 के टेबल से 1 का 4, 4 का 16, 2 बचा 20, 4 5 का 20, 4 45 का होता है 180। तो कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीजेज मतलब बढ़ाना है, तो इंक्रीज का मतलब प्लस 50% बढ़ाया है किसको लेंथ को। एंड द ब्रेथ डिक्रीजेज का मतलब होता है घटाना, तो माइनस कितना 25% घटा दिया गया है। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा कितने परसेंट का, ये पूछा गया है। चलिए इसको निकालते हैं। फिर इसको मैं निकालूंगा सक्सेसिव परसेंटेज से, सक्सेसिव परसेंटेज मेथड से। ये मेथड क्या बोलता है, प्लस का 50 लिखा, माइनस का 25 दिया हुआ लिखा, प्लस माइनस माइनस 50 माइनस 25 कितना होता है 25%। इसके साथ क्या कर देना है प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि मल्टीप्लाई में ही इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ये होता है। मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊँगा कि इसको करना क्या है। प्लस माइनस माइनस किया तो कितना हुआ 25। अब यहाँ पे x प्लस वाई था तो एक माइनस का था, इसीलिए x प्लस वाई में 50 माइनस 50 माइनस 25 25 आ गया। अब इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होते हैं। 50 माइनस 25 कितना हो गया 1250। अब 100 से डिवाइड करना है तो आप क्या करो राइट से गिनो, 1 और 2 इधर लगा लो डेसिमल। अब मतलब 25 में से 12.5% माइनस करना है, तो 25 में से 12.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 12.5% का इंक्रीज। क्योंकि आंसर प्लस में है तो इसलिए इंक्रीज आया। उसने वैसे भी बोला था कि इंक्रीज एरिया बताओ, तो कितना आया सी ऑप्शन 12.5%। जिसको नहीं समझ आया फिर से समझो कि क्या होता है, मैं बताता हूँ। 50 दिया माइनस 25 दिया, 50 प्लस का है माइनस 25 है, 25 माइनस का है। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 50 माइनस 25 हो गया 25, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस 50 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है 1250। 2 के बाद डेसिमल लगाना है हमेशा, 2 के बाद 1 और ये 2 यहाँ पे लगा दिया डेसिमल। यहाँ पे देखो 1250, 1 और 2 के बाद डेसिमल लगाया 12.5। 25 में से 12.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 12.5। प्लस का तो इसलिए इंक्रीज 12.5% का कौन सा सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीडियन। मीडियन होता है बीच का, वो भी डेटा जो दिया है उसको पहले लगाओ असेंडिंग ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम बता सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। पहले सबसे छोटा ढूंढो, कौन सा? 1 दिख रहा है, लिख लिया। उसके बाद कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है, लिख लिया। उसके बाद कौन दिख रहा है? एक और 2 दिख गया, लिख लिया। जो लिखते जाते हो उसको सर्कल करते जाओ। उसके बाद कौन दिखा? 3 दिखा, लिख लिया। उसके बाद कौन दिखा? 3 दिखा, लिख लिया। उसके बाद कौन दिखा? 5 दिखा, लिख लिया। उसके बाद कौन दिखा? 6 दिखा, लिख लिया। उसके बाद कौन दिखा? 8 और फिर से 8 लिखा, 8 लिखा। अब मीडियन क्या होता है? इनके बीच का। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स गिनो कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ ये नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑड के लिए क्या करते हैं? n+1/2। आप इसको छोड़ो, आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे। आप देखो कितने हैं? 9 है ना। 9 में से 1 2 3 4, 4 एक साइड पे हो गए। 1 2 3 4, 4 एक साइड पे हो गए। बीच का नंबर ही मीडियन कहलाता है। बीच का नंबर ही मीडियन कहलाता है। कौन आया? 3। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। चलिए 19 पे चलते हैं। अब 19 क्वेश्चन मेरे को क्या कहता है? 19 कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, रेशियो दिया गया चिल्ड्रन, वुमेन और मैन का। चिल्ड्रन, वुमेन और मैन का रेशियो दिया हुआ कितना? 6:4:3। तो 6:4:3 दिया हुआ चिल्ड्रन, वुमेन और मैन का। एंड द कॉलोनी हैज़ एटलीस्ट 200 मेंबर्स। तो इस कॉलोनी में टोटल कितने बंदे हैं? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम कितने? 200 मेंबर। तो इन सब को प्लस करके ही 200 आया है। तो 200 कितने पार्ट का वैल्यू है? 6 4 10 और 3 13। अब मेरे को निकालना क्या है? वो मल्टीप्लाई में। देखते हैं क्या निकाला। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो कम से कम कितने बच्चे होंगे? बच्चों का कितना पार्ट है? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ से निकालते हैं। अब ये कटता नहीं है तो मेरे को मिनिमम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। 13 1 का 13 होता है, 7 बचा 70। 13 5 का होता है 65। अब 50 बचता है तो वो थोड़ा बड़ा है, तो हम किस पे जाएंगे? 16 पे जाएंगे। 15 की जगह 16 लिखेंगे। 16 × 6 कितना होता है? 96। मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने आए? 96। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ऐसे करना। देखिए 2 सेकंड में आंसर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आपको बोला गया द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज डबल ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ अगर x है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी? उसकी डबल 2x हो जाएगी। अब बोला गया स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड दी हुई है ट्रेन की कितनी? 144 km/h। उसके बाद बोला गया इफ़ ट्रेन क्रॉसिस द प्लेटफॉर्म। ट्रेन क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को। जैसे ये एक ट्रेन है, मैं समझा देता हूँ। ये है एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जब भी, तो यहाँ से ऐसे समझो, ऐसे एक ट्रेन है, इसने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। तो टाइम कब शुरू होगा? जब यहाँ से घुसना शुरू करेगी। और ख़त्म कब होगा? जब यहाँ से ये पूरी की पूरी गुजर जाएगी। तो इसने दूरी कितनी तय की? एक तो इसने खुद की लेंथ तय की, एक प्लेटफॉर्म की लेंथ तय की। ये ट्रेन की लेंथ थी और ये प्लेटफॉर्म की लेंथ थी। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है? ट्रेन की खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब उसने बोला है कि कहाँ गया? इफ़ द ट्रेन क्रॉसिस द प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स। अब ये ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस करती है? तो टाइम दिया हुआ कितना? 30 सेकेंड्स। अब इसको मिटा देता हूँ, आपने सीख लिया है ये, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ। अगर एक ट्रेन को, मान लो कि ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना, तो टाइम कब शुरू होगा? जब यहाँ से घुसना शुरू करेगी। और ख़त्म कब होगा? जब यहाँ से ये पूरी की पूरी गुजर जाएगी। तो इसने दूरी कौन सी तय की? एक तो खुद की लेंथ तय की, एक इस प्लेटफॉर्म की भी तो लेंथ तय की। तो टोटल क्या हुआ? ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ। वही लिखा है मैंने, ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ।
चलिए डिस्टेंस मेरे को पता है कि ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ है, टाइम मेरे को सेकंड्स में दिया, पर स्पीड को देखो, क्या ये मीटर पर सेकंड में है? ये तो किलोमीटर पर आवर में। इसको चेंज करो, 144 का 144 इंटू किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे? अब बड़े को छोटे में जाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई 5/18 से। तो 18 1 का 18, 18 8 का होता है 144, कितना है 8 5 का 40 मीटर पर सेकंड। अब मेरे लिए आसान होगी चीज़ें। अब मेरे को बताओ कि आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मैंने बताया था कौन सी है? ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ। ट्रेन की लेंथ कितनी है? x प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 2x। किसके बराबर? स्पीड कितनी है? 40 की इंटू टाइम कितना लेती है? 30 सेकेंड्स का। तो यहाँ से x प्लस 2x हो गया 3x, किसके बराबर? 4 3 का 12 और 2 0 साथ में 1200। 3 1 का 3, 3 4 का 12, 2 0 साथ में, तो मेरे पास x कितना आया? 400 मीटर। अब आप यहीं पे आंसर छोड़ दोगे, ये गलत है। देख लो 400 मीटर दिया भी हुआ है, आप यहीं पे लगा भी देते, पर आप देखो तो सही, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी? ये x तो ट्रेन की लेंथ है, प्लेटफॉर्म की 2x है, तो 2x कितना होगा? 2 इंटू 400 कितना आ गया? 800 मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। देखिए तो यहाँ पर हमारा मॉक टेस्ट ख़त्म होता है। तो आज हमने एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट ख़त्म किया है, जिसमें मैंने सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और ये जो मॉक टेस्ट था ये आप सर्च भी कर सकते हो, 14 फरवरी 2019 का 12:30 से 2 बजे की शिफ्ट का है। तो इसमें मैंने मैथ्स के 20 क्वेश्चंस किए हैं। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको पूरा का पूरा मॉक टेस्ट चाहिए, जिसमें जीके भी होनी चाहिए, जिसमें आपका रीजनिंग भी होना चाहिए, जिसमें आपका इंग्लिश भी और मैथ्स भी, 4 के 4 सेक्शन, 80 के 80 क्वेश्चंस, पर मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ही आपको मैथ्स के सॉल्व करवाए हैं। तो आप ये भी बताइएगा कि आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा, और ये मॉक टेस्ट मैं आगे भी लाता रहूँगा। जैसे आपने टेरिटोरियल आर्मी के मॉक टेस्ट को प्यार दिया था, तो इसको भी प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।